हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अब देखो, हर साल आपने ये खबर को सुना होगा कि असम के अंदर जो फ्लड है, जो बारिश है, हल्की सी बारिश हो चाहे ना हो, हल्की इधर उधर भी बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। और अभी रिसेंटली आपके सामने से बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे न्यूज आपके सामने आ रहे होंगे कि असम की में बहुत भयानक एक जो बाढ़ है वो बाढ़ आई है। लेकिन पता है, इस बार की जो बाढ़ है, उस बाढ़ ने 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। किन मामलों में रिकॉर्ड तोड़ा है? ऐसा नहीं कि बहुत भयानक, मतलब जो लोग वहां पर प्रत्यक्षदर्शी, वहां के जो लोकल्स हैं, वो बताते हैं कि 50 साल पहले लगभग ऐसी जो बारिश है, ऐसी जो बाढ़ है, 50 भी नहीं, मैं जाऊंगा थोड़ा सा, 60 साल पहले लगभग जाएंगे, 50s के समय पर जाके ऐसी जो बाढ़ थी वो बाढ़ उन लोगों के द्वारा देखी गई थी। लेकिन इस बार जो असम में ऐसा हुआ है, जो रिकॉर्ड यहां पर टूटा है, वो ये कि असम के कुछ ऐसे जिले, मेनली 3 जिले जो बाढ़ से हमेशा से बचते रहे थे, वही जिले इस बार सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुए हैं। सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, फिर हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस पूरी न्यूज का मैं आपको यहां पर बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करता हूं। आपने इस तरह के जो काफी सारे न्यूज़ेस हैं, मतलब काफी सारे जो इमेजेस हैं, जनजीवन किस तरह से व्यस्त हुआ है, मैं इनके सॉल्यूशन के तौर पर भी बात करूंगा कि जो विशेषज्ञ हैं वो क्या सॉल्यूशन यहां पर सुझा रहे होते हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे अलग अलग इमेजेस देखे होंगे। इस बाढ़ में मैं आपको सच बताऊं, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हमें यहां पर देखने को मिली है। लगभग, अगर मैं आपको यहां पर कुछ जो डेटा है उस डेटा को समझाने की कोशिश करूं, तो इसमें सैकड़ों लोगों की, लगभग मुझे लगता है शायद जो सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं 100 से 100 प्लस जो डेथ है वो यहां पर देखने को मिली है इसमें। और ये तो अभी केवल रिकॉर्डेड है। इसमें लगभग अभी कुछ ऐसे बता रहे हैं कि लगभग 40 के 45 समथिंग जो लोग हैं वो भी मिसिंग हैं। और सीधी सी बात है, ज्यादातर जो लोग मिसिंग हैं वो लोग, सीधी सी बात है, डेथ ही बाद में उनकी घोषित करी जाएगी, ज्यादातर चांस ऐसे ही रहेंगे। अब ये जो डेथ हुई है, इतनी सारी मृत्यु हुई है, और आपको सही जानकारी में दूं तो लगभग 7 से 8 लाख लोग, टोटल जितने लोग हैं, ये इतने सारे लोग इस पूरी बाढ़ से यहां पर प्रभावित हमें यहां पर देखने को मिल रहे होंगे इस बाढ़ से। और ये मृत्यु अलग अलग तरीके से हुई, क्योंकि इन जो 3 जिलों में जो बाढ़ आई वो रातों रात अचानक से बाढ़ आ गई। पता ही नहीं चला, लोगों के पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। उनको चंद मिनटों का समय मिला केवल, उसमें जो सामान लेना है, जैसे भागना है, जान माल पशु क्या क्या बचाना है, बस केवल वही उनके पास समय था। बहुत सारे लोग तो पानी में बह के चले गए, परिवार के परिवार, बच्चे बह के चले गए, बहुत सारे जानवर बह के चले गए। बहुत सारे वीडियोस, जैसे काफी हृदय विदारक वीडियोस भी हैं जो कि मैं यहां पर नहीं लगा सकता, वैसे वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे। लोग, जब पानी का लेवल कम हो रहा है तो वहां पर लोगों की डेड बॉडीज मिल रही हैं उस पानी से। कुछ लोग बह के बाढ़ में डूबने से वो उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों के पूरे मकान के मकान धंस गए, पूरी बिल्डिंग्स गिर गई जिसमें दब के उन लोगों की मौत हो गई। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी इस पूरी न्यूज के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें, हम यहाँ पर देखेंगे 75 मोर डेथ्स देखने को मिली हैं। और अभी भी पानी भले ही कम हो गया, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं इफेक्टेड यहाँ पर देखने को मिली हैं। ठीक है, अब मैं इस पूरे मामले को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सारी चीजें फंक्शन कैसे कर रही हैं, क्यों। जो कुछ, देखो, जो विशेषज्ञ लोग हैं ना, वो विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं कि असम की बाढ़ को आप रोक नहीं सकते। असम की जो बाढ़ है उसे आप रोक नहीं सकते। थोड़ा कड़वा है पर सच है, क्योंकि प्रकृति का ये मामला है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं इन सब चीजों के ऊपर, जो ज्योग्राफी के बारे में या फिर आपदाओं के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि तुम अगर इन आपदाओं को रोकने के लिए अगर मैनमेड कुछ इंतजाम ज्यादा करोगे उनको रोकने के लिए, तो आप प्रकृति में बाधा पैदा कर रहे हैं, वो आपके लिए घातक हो सकता है। हाँ, इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं मैनमेड लेवल पर ही, लेकिन वो सॉल्यूशंस कुछ अलग होंगे, उनके बारे में भी आपको यहां पर बताऊंगा। उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको यहां पर जो पूरा असम है, असम का ज्योग्राफी यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप असम का पूरा ज्योग्राफी देखेंगे तो यहां ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, यहां पर आपको भूटान मिल जाएगा, यहां पर आपको नागालैंड देखने को मिल जाएगा, और ये अपना पूरा का पूरा अपना जो आपको असम है वो असम दिख रहा है। अब देखो, अगर इस असम के बारे में हम बात करें, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो मैप है, वो मैप यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया है, उसके बारे में अपन एक बार अगर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जस्ट सॉरी, हाँ, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। यहाँ पे जब हम जिलों के बारे में बात कर रहे थे, जो मैं आपको बता रहा था 60 ईयर का जो एक रिकॉर्ड बना है, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखो, ये जो 3 जिले हैं, जोरहट, शिवसागर और चिरादेव, ये 3 जो हमारे जिले हैं, आप यहां पर देखेंगे, जो हमारे राज्य हैं, नागालैंड वगैरह, उनके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, ये पहले बच जाते थे। यहां पर ऐसा कोई भी बाढ़ का जो बहुत बड़ा इंपैक्ट है वो देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार यही सबसे ज्यादा इंपैक्टेड, यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं उनकी संख्या इसी जगह पर सबसे ज्यादा देखने को मिली है। इसका रीजन क्या है उसको थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं। देखो,
लगभग यहाँ पे ये सारे के सारे जो जिले थे, ये वाला पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपैक्टेड था, सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हमें यहीं पे देखने को मिली है। ठीक है, और ये रहा अपना, ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं, ये बाउंड्री है नागालैंड की और असम की। ठीक है, ये बाउंड्री हमने यहां पर बात करी इसके बारे में, नागालैंड और असम की बाउंड्री है ये। अब हुआ ये है, ये जो आप ये देख रहे हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आ रही है, ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, इकलौती ये नहीं कि अकेली ब्रह्मपुत्र नदी हो। अब अगर आप असम को देखेंगे तो ये वाला साइड भी, उत्तर वाला साइड भी, और इसके जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके नीचे वाला साइड भी, ये पूरा का पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, ऐसे क्षेत्र हैं। और इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों नदियां, सहायक नदियां, मतलब जो ब्रह्मपुत्र है उसकी भी अन्य जो सहायक नदियां, उनकी सहायक वितरकाएं हैं। लगभग 120 सहायक वितरकाएं हैं जो नदियां हैं। ये इतनी सारी नदियां यहां पर फ्लो करती हैं, इतनी सारी नदियां यहां पर बहती हैं। अब समझने की कोशिश करें, और ये केवल यहां का नहीं है, अभी प्रेजेंट में जो क्या हुआ है उसके अलावा जो ओवरऑल सिनेरियो के बारे में बात करूं, चाहे तो मान लो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मान लो भूटान हो, और चाहे ये रहा आपका यहां पर नागालैंड, अगर इन तीनों जगहों में से कहीं पे भी ज्यादा बारिश आती है, जैसी बारिश ज्यादा आई, पानी इस तरह से नीचे की तरफ आता है, जैसे ही पानी नीचे की, अगर इन तीनों जगहों पर जैसे ही एक्सेसिव बारिश आती है, उसका सीधा इंपैक्ट आपके बीच में जो असम है, उस असम के ऊपर पूरा इंपैक्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं, अभी जो प्रेजेंट में कंडीशन हुई है, वो नागालैंड में एक्सेसिव बारिश हुई है, जो वहां की गतिविधियां थी, मौसमी गतिविधियां थी, उनकी वजह से नागालैंड में तेज बारिश हुई है। और नागालैंड में तेज बारिश होने की वजह से ये जो क्षेत्र थे, ये नीचे वाले जो एरिया थे, जिन तीनों जिलों के बारे में बता रहा था, इसलिए ज्यादा बुरी तरह से इंपैक्ट हो गए। और इसके पीछे कई सारे रीजन हैं, यहां पर अगर मैं आपको बताऊंगा जिन तीनों बारिश के बारे में, क्योंकि अगर आप पूरा एरिया यहां के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या है, पूरा का पूरा ये हिमालय एरिया है। ठीक है, हिमालय यहां पर है, इस हिमालय में होके हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक वितरकाएं बहुत सारी नदियां आ रही हैं। अब जब ये नदियां बह के आती हैं तो ये अपने साथ क्या है, काफी सारा अवसाद लेके आ रही हैं ऊपर से। अब चूंकि हिमालय हमारा नवीन वलित पर्वत का प्रकार है, तो जब नदियां यहां पर बह के आती हैं तो इसका अपक्षय कर करके गाद और अवसाद नीचे की तरफ लाती रहती, नीचे की तरफ लाती रहती हैं। अब उस गाद और अवसाद की वजह से जब वो आती रहती हैं, तो जब ये यहां पर रिवर फ्लो करती है, तो ये अवसाद, इसकी जो नीचे तलहटी है, इस अवसाद तलहटी में यहां पर भर जाते हैं। तो मतलब अब इसमें यहां पर जो पानी है, वो पानी के लिए जगह कम बचेगी, यानी कि इस नदी की जल धारण करने की क्षमता है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी अवसादों की वजह से, जब नीचे की तरफ फ्लो कम होगा। भाई जब ऊपर फ्लो अगर तेज है तो वहां से तो अवसाद आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही फ्लो हल्का सा स्लो होगा तो ये अवसाद यहां पर बहना कम हो जाएंगे, ये अवसाद यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, और डीसिल्टिंग इन चीजों की समय समय पर हो नहीं पाती, तो नदी की जो जल धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से नदी का पानी उफान मार के बाहर निकलता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो चाहे अरुणाचल हो, चाहे भूटान हो, चाहे नागालैंड हो, जैसे जहां भी ये बारिश की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले ये जो ब्रह्मपुत्र है, इसकी जितनी भी सारी सहायक नदियां हैं वो पूरी तरह से ओवरफ्लो कर जाती हैं, और उन्हीं में हमें जो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, जो सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये अब केवल इकलौता बारिश का प्रॉब्लम नहीं है, और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं यहाँ पे। जैसे अभी होता क्या है, आपने देखा होगा, एक प्रक्रिया होती है बादल फटना। बादल फटने का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के अंदर अचानक से बहुत सारी बारिश का हो जाना, उसकी वजह से भी बहुत सारी बारिश कम समय में होती है, जल निकासी के लिए जगह कम निकलती है, वो एक चीज। फिर जो हमारी हिली एरिया है, यानी कि पहाड़ी एरिया है, वहां पर इंफ्रा हम बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, और इंफ्रा की वजह से क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जो जंगल है उनको काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ हैं वो नदी को पकड़ के, जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो कटाव जैसी चीजें कम होती, पेड़ों को काट रहे हैं हम, डेवलपमेंट यहां पर हम ज्यादा कर रहे हैं, और साथ ही साथ तटबंधों का टूटना, ये सारी समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो उसकी वजह से क्या है, पानी फैलता है, पानी बाहर निकलता है, ये सभी समस्याएं। और फिर साथ ही साथ जो भी सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि मानवीय जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से सारी समस्या हमें देखने को मिल ही रहे हैं कि हम प्रकृति को घेरते चल, तो इनका ओवरऑल पूरा का पूरा परिणाम निकल के आता है ये जो हमारा पूरी बाढ़ है। अब विशेषज्ञ ये कहते हैं कि हम इस बाढ़ को रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते, और अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी। फिर क्या कर सकते हैं? तो रिसेंटली अभी सीएम के द्वारा बताया गया कि जो नागालैंड के पड़ोसी क्षेत्रों में, नागालैंड और असम में 450 से 500% एक्स्ट्रा बारिश हुई है,
और मौसम वैज्ञानिकों ने यह बताया कि नागालैंड में इतनी बारिश क्यों हुई है, तो क्षोभ मंडल लेवल पे सबसे ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण ने ये पहले ही जो सैचुरेटेड पहाड़ी जल ग्रहण क्षेत्र था वहां पर नमी का अभिसरण करा और एक्सेसिव जो बड़ी तेज बारिश है उसको यहां पर जन्म दिया। अब राजनीति शुरू होती है इसके ऊपर। आप सब लोग जानते हैं कि जो विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। 2016 में जब सरकार आई थी, कांग्रेस की लगभग 15 साल पुराना पूरा का पूरा जो शासन समाप्त किया था बीजेपी ने यहां आके, तो बीजेपी का एक बड़ा वादा था असम के अंदर कि हम जो बाढ़ है उस बाढ़ की जो समस्या है उस समस्या को समाप्त कर देंगे। और अभी जब बाढ़ जैसी हुई तो फिर विपक्ष यहां पर इन चीजों को घेरने लग गया। पर सवाल ये आता है, क्या वाकई में चाहे कोई भी दल हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या फ्लड को रोका जा सकता है? द आंसर इज नो। और जैसा प्रकृतिविद कहते हैं कि अगर आप फ्लड को रोकने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा नुकसान आपको वहां पर पहुंचा देगी। क्या कर सकते हैं? फ्लड से होने वाले जो लॉसेज हैं, यानी कि जो नुकसान हैं, उन नुकसानों को आप केवल कम कर सकते हैं। उसमें आपकी प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उस डिजास्टर मैनेजमेंट को आप बेहतर कर सकते हैं। प्री यानी कि बाढ़ आने से पहले, जैसे कि चेतावनी प्रणालियां। अब जैसे इस बार ये जो असम में पूरी बाढ़ आई है, इसमें क्या हुआ है, लोगों को चंद मिनट मिले हैं, लोगों को पता ही नहीं था कि इतनी बारिश इन पूरे क्षेत्र में आ सकती है। तो यह समस्या कि हमारे पास अलर्ट्स ऐसे होने चाहिए, प्रशासन इतना एक्टिव होना चाहिए कि उसे लोगों की जान की कीमत के बारे में पता हो, वहां पर कि कितना बड़ा इंपैक्ट इस चीज का आ सकता है। तो प्री यानी कि पहले ही, उससे पहले ही वो उस चीज की जानकारी लोगों को दें। फिर अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के समय पर जो रिलीफ है, वो रिलीफ जो हमारी सारी चीजें हैं वो जल्द से जल्द कैसे सुनिश्चित कराई जाए। और उसके साथ साथ हम देखेंगे पोस्ट, यानी कि जब बाढ़ समाप्त हो जाए तो खतरा यहां पर यह भी रहेगा, क्यों, हेल्थ जैसी चीजें, पानी भरा रहेगा, लोग बीमार होंगे, इकोनॉमी की समस्या आएगी। तो ऐसे हालांकि रिलीफ की बात करी गई, इनके द्वारा यह भी डिमांड करी गई कांग्रेस के द्वारा कि जो पीएम केयर फंड है उससे कुछ पैसा रिलीज करा जाए वहां के लोगों के लिए। हालांकि सरकार, असम सरकार अपने लेवल पर चीजों को वहां पर काफी रिलीफ जो दे रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना वहां पर वो भी जरूरी है, ऐसी डिमांड करी जा रही है अपोजिशन के द्वारा। तो हम बाढ़ को रोक नहीं सकते क्योंकि ज्योग्राफी ही ऐसा है वहां पर, लेकिन जो नुकसान वहां पर हो रहा है, जो लॉसेस हो रहे हैं, उनको हम कम से कम कर सकते हैं। ये हमारी यहां पर विशेषज्ञों के अनुसार वहां पर ये एक जो तरीका है वो होना चाहिए। अच्छा, इसी पूरी प्रिपरेशन के दौरान में वहां पर आप देखेंगे कि असम के अंदर एक समुदाय है, उस समुदाय के द्वारा आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे तो बांस के मकान बनाए जाते हैं। ऐसे एक समुदाय के द्वारा मकान बनाए जाते हैं जिसमें आप देख भी रहे होंगे कि नीचे पानी भरा हुआ है। ये बनाए ही इसी चीज को सोच के जाते हैं कि ऐसे इंफ्रा को हमें वहां पर बढ़ावा देना चाहिए अगर हमें पता है कि वहां पर ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो जिसमें जो नीचे जमीन है, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा करके घर को बनाया जाता है। लेकिन एक समस्या और है, एक समस्या यह कि ये लिमिटेड ही संरक्षण कर सकती है ये प्रणाली। क्यों? क्योंकि इस बार की जो बाढ़ आई है उस उन जिलों में पानी 10 मीटर तक ऊंचा भरेगा। ऐसे आप कितना ऊंचा करोगे? मतलब आप सोच सकते हैं कि मंजिल की मंजिल गायब हो गई, 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भर गया कुछ क्षेत्रों में, वहां पर ये मकान कैसे काम आएंगे? पर हां, छोटी मोटी चीजों को रोकने के लिए, थोड़ी बहुत सहायता के लिए तो ऐसी चीजें हैं, वो चीजें यहां पर करी ही जा सकती हैं। उसके अलावा एक इन सब चीजों को जब देखते हुए ये चीज देखी गई कि भाई यहां पर ज्योग्राफी बहुत खतरनाक है, इन चीजों को रोकना पॉसिबल नहीं है। 1990 में जो असम सरकार थी, असम सरकार ने जैसा प्राकृतिकविदों के द्वारा जो उनको रिकमेंडेशन दी गई थी कि बाढ़ रोकी नहीं जा सकती, उस बाढ़ के साथ कैसे जीना है, उसको मैनेज कैसे करना है, कम से कम नुकसान कैसे होने देना है, वहां के लोगों को उसको सीखना पड़ेगा। वहां के लोगों को सीखना पड़ेगा। 1990 में इसी को देखते हुए बाढ़ के साथ जीना योजना शुरू करी गई थी सरकार के द्वारा। इसके तहत पानी, पीने का पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, इनसे लैस ऊंचे चबूतरे बनाए जाने थे, लेकिन करप्शन इसमें हो गया। इतना ज्यादा इसके अंदर करप्शन हो गया कि इस पूरी योजना को वापस लेना पड़ेगा। तब से मामला फट है, सब कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब हमें समझना होगा सॉल्यूशन के तौर पर, जैसा मैंने बताया, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट, इस पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इस लेवल पर हमें वो करना होगा। साथ ही साथ सरकार की जो अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, वो खामियां हमें देखने को मिली हैं। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको बता ही नहीं पाया था कि इतनी जल्दी पानी आ सकता है, तुम लोग छोड़ के भाग जाओ। ये फेलियर देखने को मिलता है प्रशासन का। तो हमें तैयारियां, चाहे आप सैटेलाइट से करें, चाहे आप कैसे भी करें, एटलीस्ट आपको सही जानकारी सही समय तक लोगों तक पहुंचानी है। और दूसरा, सतही जल प्रबंधन, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारे ऐसे जो जल संभरण झीलें वगैरह हैं, जो हमारी निकासी व्यवस्था है, उनको आप इंटीग्रेटेडली आप उनको प्रोटेक्ट करके रखें। और जो ऑफिशियल्स हैं, नीति निर्माता हैं, उनकी सोच में बदलाव की आवश्यकता है, नए जो चैलेंजेस हैं उनके अनुसार। बाकी अगर आप लोग डिटेल में अनअकैडमी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 16999 का जो ऑफर है इसको आप अवेल कर सकते हैं। SSYT लैब,
इस कोड का इस्तेमाल करके अपने समय के अनुसार आप अपने प्राइजेस इनको चूज कर सकते हैं। 1 तारीख से हमारी जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।